Hello students, how are you? I hope you all are good. है ना बच्चे? अभी तक हमने सॉल्यूशन चैप्टर के बाकी टॉपिक्स देखे थे लाइक इंट्रोडक्शन, कंसंट्रेशन टर्म, सॉलिबिलिटी, वेपर प्रेशर, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, एजोटॉपिक मिक्सचर। अब बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़? क्या होती हैं ये प्रॉपर्टीज़? तो मेनली बच्चे ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारी अभी तक हमने सिर्फ टॉपिक पढ़े हैं लाइक कंसंट्रेशन टर्म हो गए, सॉल्युबिलिटी हो गई, ये वो सारी डिटेल बताएंगी कि कैसे किसी भी चीज़ में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो कोई प्रॉपर्टी उसकी कैसे बदल मतलब सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी कैसे बदल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है कि कितनी कंसेंट मतलब कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूट में। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कितने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स डिज़ोल्व हैं वो उसकी क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करती, नेचर पे डिपेंड नहीं करती, बट ये डिपेंड करती है कि कितने सॉल्यूट डिज़ोल्व हैं सॉल्वेंट में। ठीक है, सो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब बच्चे देखो यहाँ पे लिखा है द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन containing non-volatile solute do not depend upon the nature of solute but depend upon the concentration, the number of solute particles present in the solution. Such properties are called colligative properties. ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो नेचर पे डिपेंड नहीं करती सॉल्यूट के, बल्कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में उस पर डिपेंड करती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब बच्चे मेनली हमारी 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, बट हम दोबारा से रिकॉल करते हैं। 4 प्रॉपर्टीज़ हमारी कौन कौन सी होंगी? फर्स्ट वन इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को कम कर देना। सेकेंड, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर। थर्ड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। एंड फोर्थ वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, अब बच्चे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स में। तो यहाँ पे हम सिंपली देख लेंगे, सिंपल केस जो होता है वो किसका होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, सिंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्वेंट, द सिंपल केस विल बी दैट व्हेन द सॉल्यूट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल केस क्या होगा? जब हमारा सॉल्यूट क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नाउ in case of solute is an electrolyte, it may be split to a number of ions, each of which act as a particle and thus will affect the value of the colligative property. अगर हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट लेते हैं तो वहाँ पे क्या होगा? जो सॉल्यूट है वो स्प्लिट हो जाएगा नंबर ऑफ आयंस में, और जो यहाँ पर वो क्या कैसे एक्ट करेगा? मतलब हर एक की वैल्यू जो होगी वो अलग अलग होगी, आयंस बहुत सारे बन जाएंगे, तो कॉलिगेटिव की प्रॉपर्टी की जो वैल्यूज़ है वो सारी इफेक्ट कर जाएंगी उसके थ्रू। नाउ ईच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एग्जैक्टली रिलेटेड टू एनी अदर एंड दस इफ वन प्रॉपर्टी इज मेजर्ड द अदर कैन बी कैलकुलेटेड। अब जितनी भी कॉलिगेटिव हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे से रिलेट करती हैं। ठीक है, तो अगर हमें एक प्रॉपर्टी की वैल्यू पता है तो हम दूसरे की आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसकी जो स्टडी होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वो मतलब वो मॉलिक्यूलर वेट को, सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होती है। सो द स्टडी ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज़ वेरी यूजफुल इन द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। नाउ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की, सच एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, elevation in boiling point and depression in freezing point, depends solely on the total number of solute particle present in the solution। किस पे डिपेंड करती है सारी प्रॉपर्टीज? अकेले ही जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है सिर्फ उस पे ये प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। ठीक है, सो if we can say the electrolytes ionize and give more than one particle per formula unit in solution, the colligative property effect of an electrolyte solution is always greater than that of a
नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेम मोलर कंसंट्रेशन। अगर हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट हो, अगर हमारा सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो आयनाइज होंगे और वो हमेशा क्या करेंगे, एक से ज़्यादा पार्टिकल फॉर्म करेंगे। उसमें क्या होगा, जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब कॉलिगेटिव इफेक्ट है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का, वो हमेशा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऑफ अ सेम मोलर कंसंट्रेशन। मतलब सेम कंसंट्रेशन पे भी वहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है वो नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से ज़्यादा इफेक्टिव होगा। नाउ all colligative properties are used for calculating molecular masses of a non-volatile solute। जितनी भी हमारी colligative properties होती हैं वो किस लिए यूज़ होती हैं, molecular mass यूज़ करने के, मतलब वेट कैलकुलेट करने के लिए, किसका, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का। अब जैसे कि हमने अभी देखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट colligative property for determining molecular mass of the नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सबसे बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करने के लिए नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस का या नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का। अब जो हमें पॉइंट्स याद रखने हैं वो पॉइंट्स क्या क्या है बच्चे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। सेकेंड, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होगा तो क्या होगा, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। बट अगर हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट है, तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी इक्वल होगी, किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, नंबर ऑफ आयंस। अगेन नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे सॉल्यूट के प्रेजेंट है किसी भी सॉल्वेंट में। नेक्स्ट जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब जितने भी फ्रैक्शंस में हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सेकेंड पॉइंट है बच्चे हमारा, फॉर डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ सेम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी सेम फॉर ऑल। अब डिफरेंट सॉल्यूशन जिनकी सेम कंसंट्रेशन है लेकिन उसके अंदर डिफरेंट नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स हैं, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वो सेम होगा सबके लिए। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर डिफरेंट सॉल्यूट ऑफ सेम मोलर कंसंट्रेशन, अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंट सॉल्यूट जिसकी कंसंट्रेशन सेम है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज मोर फॉर दैट सॉल्यूशन विच गिव मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन आयनाइजेशन। अब जो मैग्नीट्यूड होगा उसका ज़्यादा होगा जिसमें मतलब आयनाइजेशन पे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म हो, जिस सॉल्यूशन से ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म होंगे उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चे हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर डिफरेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सेम सॉल्यूट, मतलब सेम सॉल्यूट का डिफरेंट मोलर कंसंट्रेशन, वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मैग्नीट्यूड है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वो ज़्यादा होगा जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट, फॉर सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट बट ऑफ सेम परसेंट स्ट्रेंथ द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज मोर फॉर द सॉल्यूट विद लीस्ट मॉलिक्यूलर वेट। अब जहाँ पर उस सॉल्यूशन जहाँ पे डिफरेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है लेकिन उनकी जो परसेंटेज स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, मतलब वो सेम है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वो उसके लिए ज़्यादा होगा जिस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है। मॉलिक्यूलर वेट कम है तो वहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। ठीक है, सिक्स पॉइंट है बच्चे, फॉर सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट, मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें अलग अलग सॉल्यूट्स प्रेजेंट है सेम परसेंट स्ट्रेंथ के, वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मैग्नीट्यूड है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वो ज़्यादा होगा उस सॉल्यूट के लिए जो ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म कर रहा है, विच कैन बी नोन बाय द नॉलेज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एंड इट्स आयनाइजेशन बिहेवियर, जिसको कहाँ से हम जानेंगे, उसके मॉलिक्यूलर वेट से और उसके आयनाइजेशन बिहेवियर से। ठीक है, अब बच्चे देखो सारी प्रॉपर्टीज एक बार रीड आउट करते हैं। फर्स्ट मतलब पॉइंट्स हम रीड आउट करते हैं, सॉरी। फर्स्ट पॉइंट क्या था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है।
सेकेंड किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जहाँ पे हमारा जो सॉल्यूट है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है। थर्ड नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी, कहाँ नंबर ऑफ आयंस कहाँ पे होंगे, जहाँ पे हमारा सॉल्यूट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है। फोर्थ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। फिफ्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट है बच्चे, फॉर डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ सेम मोलर कंसंट्रेशन of different non-electrolyte solute, the magnitude of the colligative property will be same for all। वो अलग अलग सॉल्यूशन जिसमें सेम मोलर कंसंट्रेशन प्रेजेंट है डिफरेंट नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट की, वहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, सेम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है, फॉर डिफरेंट सॉल्यूट्स ऑफ सेम मोलर कंसंट्रेशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज मोर फॉर दैट सॉल्यूशन विच गिव मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ऑन आयनाइजेशन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मैग्नीट्यूड है उसका ज़्यादा होगा जो ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म करेगा ऑन आयनाइजेशन, किस केस में, जहाँ पे हमारे जो सॉल्यूट्स हैं उसकी सेम मोलर कंसंट्रेशन है डिफरेंट सॉल्यूट्स की। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है बच्चे, फॉर डिफरेंट मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ द सेम सॉल्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज मोर फॉर द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब डिफरेंट मोलर कंसंट्रेशन, सेम सॉल्यूट की डिफरेंट मोलर कंसंट्रेशन है, तो जो मैग्नीट्यूड होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वो उसके लिए ज़्यादा होगा जिसके ज़्यादा कंसंट्रेट, मतलब जो सॉल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। उसके बाद बच्चे फिफ्थ पॉइंट है, फॉर सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट बट ऑफ सेम परसेंट स्ट्रेंथ द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज मोर फॉर द सॉल्यूट विद लीस्ट मॉलिकुलर वेट। अब जहाँ पे जो सॉल्यूशन है जिसमें डिफरेंट सॉल्यूट्स है लेकिन सेम परसेंटेज स्ट्रेंथ है, तो जो मैग्नीट्यूड होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वो उसके लिए ज़्यादा होगा जिसमें लीस्ट मतलब जिसका सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है। उसके बाद से सिक्स पॉइंट है हमारा, फॉर सॉल्यूट्स ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट ऑफ द सेम परसेंट स्ट्रेंथ द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज मोर फॉर दैट सॉल्यूट विच गिव्स मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच कैन बी नोन बाय द नॉलेज ऑफ मॉलिकुलर वेट एंड इट्स आयनाइजेशन बिहेवियर। अब उस सॉल्यूशन के लिए जिसमें डिफरेंट सॉल्यूट्स प्रेजेंट है सेम परसेंट स्ट्रेंथ के, तो जो मैग्नीट्यूड होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वो उसके लिए ज़्यादा होगा जो सॉल्यूट ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म कर रहा है, जो कैसे पता लगेगा, उसके मॉलिकुलर वेट से और उसके आयनाइजेशन बिहेवियर से। ठीक है, अब बच्चे हमारी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो कौन सी है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस in equilibrium with the liquid at a given temperature is called vapor pressure। ऐसा प्रेशर जो वेपर मतलब वेपर लगा रहे हैं किसके, लिक्विड सरफेस के ऊपर से इक्विलिब्रियम में। ठीक है, किसके मतलब जहाँ ये ऐसा प्रेशर है जहाँ पे वेपर और लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे हो जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसे क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। अब द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर और प्योरिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तीन फैक्टर्स है जिसपे हमारा वेपर प्रेशर मतलब लिक्विड का वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ लिक्विड। Liquid which have weak intermolecular forces are volatile and have greater vapor pressure। जो लिक्विड्स हैं जिसकी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं और उसका वेपर प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल डाईमिथाइल ईथर हैज़ अ ग्रेटर वेपर प्रेशर देन इथाइल एल्कोहल। डाईमिथाइल ईथर का जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इथाइल एल्कोहल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो कम है, वीक है, सॉरी। नाउ नेक्स्ट टेम्परेचर।
Vapor pressure increases with increase in temperature. This is due to the reason that with increase in temperature, more molecules of the liquid can go into vapor phase. अब जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लिक्विड के वो चेंज हो जाते हैं वेपर फेज में. नेक्स्ट, प्योरिटी ऑफ लिक्विड. Pure liquids always has a vapor pressure greater than its solution. जो प्योर लिक्विड होता है उनका वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन स्टेट. जब हमारी कोई चीज़ प्योर होगी तो उसकी क्वालिटी तो हमेशा ज़्यादा ही होगी ना. ठीक है. अब जब वो सॉल्यूशन में मिक्स होगी तो उसमें कोई और, मतलब जो नेक्स्ट पार्टिकल हमारा कंपोनेंट मिक्स हो रहा है उसकी प्रॉपर्टीज़ भी ऐड होगी. ठीक है. तो इसलिए जो उसका वेपर प्रेशर है वो भी चेंज हो जाता है. नाउ बच्चे, नेक्स्ट है हमारा राउथ लॉ. अब ये लॉ याद देखो यहाँ पे कैसे इफेक्टिव है. व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन अ लिक्विड, जब एक नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस हमारा डिजॉल्व होता है लिक्विड में तो द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज लोअर. तब उस केस में क्या हो जाता है, जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है. अकॉर्डिंग टू राउथ लॉ, at any given temperature the partial pressure of any component of a solution is equal to its mole fraction multiplied by the vapor pressure of the component in the pure state. अब इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो पार्शियल वेपर प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का सॉल्यूशन के, वो किसके इक्वल हो जाएगा, उसके मोल फ्रैक्शन के प्लस उसके वेपर, मतलब उस कंपोनेंट के प्योर वेपर प्रेशर के, मतलब प्लस नहीं, मल्टीप्लाई बाय द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट. ठीक है. तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगी, पी ए इज इक्वल टू, मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट. द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन is the sum of the partial pressures of the component for the solution of two volatile liquid with vapor pressure P and Pb. अब जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो किसके इक्वल हो जाता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स, मतलब उस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट्स, उन सब के पार्शियल वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा. तो पी टोटल किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, पी ए प्लस पी बी. पी ए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए प्लस पी बी हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट बी. अब हमने पार्शियल वेपर प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे बताई थी ना, क्या होगी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट. तो यहाँ पे पी और पी ए और पी बी की वैल्यू पुट करेंगे हम. ठीक है. उसके बाद बच्चे हम ऑल्टरनेटिव मेथड से क्या बोल सकते हैं राउथ लॉ को, इट मे बी स्टेटेड एज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन. अब क्या होगा ये, इसके अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर, मतलब जो वेपर प्रेशर को डिक्रीज किया जा रहा है, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जिसके अंदर क्या है हमारा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, वो किसकी इक्वल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के अंदर जो इतने मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट के उसके इक्वल हो जाएगा. सो सच दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट. मतलब जो हमारा वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है वो डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट. इसको किससे बताया है, ऑक्सफोर्ड वॉकर मेथड से. ठीक है. मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ द मोल्स इन द सॉल्यूशन. अब मोल फ्रैक्शन आपको पता ही है सॉल्यूट का कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन. टोटल नंबर ऑफ द मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन.
ठीक है। एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी, ये वाला मेथड फॉर्मूला था ना बच्चे, इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बच्चे, पार्शियल वेपर प्रेशर कैसे क्या आ जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर में पहले तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट माइनस पार्शियल वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पी क्या है हमारा, वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, पी नॉट क्या है, प्योर सॉल्वेंट और का वेपर प्रेशर है। ठीक है, एन स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, कैपिटल एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, वेट, और स्मॉल एम क्या हो जाएगा, मोलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का। ऐसे ही कैपिटल डब्ल्यू एंड कैपिटल एम क्या हो जाएगा, वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए बच्चे क्या होता है, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है वो बहुत ज़्यादा मतलब सॉल्यूट नेग्लिजिबल हो जाएगा, डाइल्यूट है इसका मतलब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, तो यहाँ पे हम स्मॉल एन को निगलेक्ट कर देते हैं डिनोमिनेटर से, जब बहुत कम होती है किसी की वैल्यू तो उसे निगलेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब हमने निगलेक्ट कर दिया तो देखो ये वाली इक्वेशन जिसमें डिनोमिनेटर में स्मॉल एन था वो रिमूव हो गया और हमें ये इक्वेशन मिल गई। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद बच्चे राउल्ट लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट, राउल्ट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये जो लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, उसके बाद राउल्ट लॉ इज एप्लीकेबल टू सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ओनली, मतलब ये लॉ उस सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है जिसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है सिर्फ। उसके बाद बच्चे थर्ड, राउल्ट लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू सॉल्यूट विच डिसोसिएट और एसोसिएट टू इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मतलब उन सॉल्यूट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये लॉ जो ईजली डिसोसिएट हो जाए या फिर मतलब या तो टूट जाए या फिर जुड़ जाए किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिमिटेशंस है राउल्ट लॉ की। फर्स्ट, ये जो लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है। सेकेंड, ये उस सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है जिसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स होते हैं सिर्फ। उसके बाद बचे थर्ड, ये लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है जहाँ पर जो सॉल्यूट्स हैं वो ईजिली ब्रेक हो जाए या फिर जुड़ जाए एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। ठीक है बच्चे, तो ये था आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कैसे वेपर प्रेशर डिक्रीज या डिक्रीज होता है। ठीक है।